लाइव कर दिया, अच्छा। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। लाइव होना में, ठीक है, चलो। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मेरे जैसे बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि मेरे को हो चुका है बहुत तेज जुकाम, गला खराब, देख ही रहे होंगे, है ना। चलो आ जाओ, सब ठीक है? मैम टुडे इज वेरी कोल्ड। टुडे नहीं, पिछले 15 दिन से कोल्ड कोल्ड चल रहा है ना। बहुत ठंड हो गई यार इस साल, इतनी ठंड नहीं पड़ती है दिल्ली विल्ली में भी, लेकिन इस साल तो बहुत ठंड हुई है दिल्ली में। चलो भाई, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सुमित आ चुके, प्रिंस आ चुके, मिहिर आ चुके, टिंकू आ चुके, राहुल आ चुके हैं, मिस्टर आ चुके हैं। हाँ बेटा, 2 से 3 में मैंने कल अनाउंसमेंट किया था, कल की क्लास में नहीं आए ना राहुल। कल मैंने कहा था कि मैं 2 से 3 में आपकी केमिस्ट्री की क्लास लूंगी, है ना। और वैसे ये टाइम मुझे सही लग रहा है, इसी टाइम पे क्यों ना कर ले अपन केमिस्ट्री की क्लास। हाँ सही है ना, क्योंकि शाम तक तो बहुत ठंड हो जाती होगी आप लोगों के लिए भी। इसी टाइम पे कंटिन्यू कर लेते हैं क्लासेस। चलो, है मेरे पास स्लॉट खाली, आइए स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। देखो, हमने केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर कंप्लीट कर लिया। कितनी क्लास? 5 क्लास में करा ना अपन ने। परमाणु संरचना में हमने सब कुछ पढ़ लिया। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया। एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर फिनिश हो गया। उस चैप्टर को पहले क्यों करवाया? ताकि आपको ये चैप्टर अब अच्छे से समझ में आए। और इस चैप्टर का नाम क्या है? तो इस चैप्टर का नाम है बच्चा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी वैसे आप स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, बढ़िया। इनफैक्ट रेलवे वालों के लिए, एनडीएस सीडीएस वालों के लिए तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा ये चैप्टर, है ना। चल, तो पीरियोडिक टेबल को पढ़ने में हमें 10 क्लास के लमसम लगेंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि 10 दिन रेगुलर पढ़ के ही अपन इसको फिनिश करेंगे, बीच में अपन स्टॉप नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉप करने के बाद ना, कंटिन्यूटी टूटने के बाद ये चैप्टर थोड़ा सा टफ सा लगने लग जाएगा आपको। इसलिए मैंने सोचा है कि इसको हम कॉन्टिन्यूसली पढ़ के खत्म करेंगे इस चैप्टर को। और जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, आप समझना आपकी 30 से 35% केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म हो गया है। टोटल 35-40 क्लास तो होती है केमिस्ट्री में, 40 मान लो लगभग। तो 10 ये होगी, 5 पहले पढ़ा दिया, तो मतलब 30-35% तो आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। चलो सुनो, पीरियोडिक टेबल क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगी टाइम पे। एक बार आराम से आप समझिए। पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके का एक टेबल होता है केमिस्ट्री में। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने इस टेबल को नहीं देखा। देखा होगा ना, चलो ये वाला देखो। इसको बोलते हैं हम पीटी, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। ये आवर्त सारणी, इसको देखो, आपने देख लिया, बस 1 मिनट लगा आपको देखने में, लेकिन इसको बनाने के पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, बहुत लंबा इतिहास है। ये 1 या 2 दिन नहीं लगे थे इस पीरियड टेबल को बनाने को, इसको बनाने में सालों लग गए थे। और अलग अलग समय पे अलग अलग साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपना योगदान दिया था, और उन्हीं के योगदान की वजह से आज हमारे सामने ये पीटी केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल है जो हम पढ़ते हैं। अब पीरियोडिक टेबल होता क्या है? पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स, अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए टेबल, एलिमेंट्स इन ए टेबल इज नॉन एज पीटी, इज नॉन एज पीरियोडिक टेबल। यानी कि हमने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, किसमें कर दिया? टेबल में। अरेंजमेंट्स का मतलब आप समझते ही हैं, एलिमेंट्स का मतलब होता है तत्व। आप जानते हैं केमिस्ट्री में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। हाइड्रोजन क्या एलिमेंट है ना। कैल्शियम क्या है? एलिमेंट है। पोटेशियम क्या है? एलिमेंट है। अभी भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती रहती है, नए नए एलिमेंट की। तो बच्चों, अब एक बात बताओ, आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में अभी तक 118 एलिमेंट्स हैं। अभी तक अगर आपसे पूछ ले पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं, तो 118। कुल 118 तत्व हैं, और फ्यूचर में हो सकता है इनकी संख्या 125 हो जाए, 130 हो जाए, 140 हो जाए, है ना। कोई नया एलिमेंट मिल जाए भाई, अर्थ क्रस्ट में, भू परपटी में कोई नया एलिमेंट मिल जाए। आपको याद है
पीरियोडिक टेबल में पहले 110 एलिमेंट थे, फिर 115 थे, और ये जो लास्ट के एलिमेंट है ना, ये सबसे लास्ट में जोड़े गए, ये वाले एलिमेंट्स 113, 14, 15, 16, 17, 18, ये सारे ये एलिमेंट, और उससे पहले यहीं तक थी ये पीरियोडिक टेबल, फिर ये एलिमेंट जोड़े गए नए नए। तो कोई नया एलिमेंट की डिस्कवरी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप एक बात ये बताओ क्या कि बच्चों 118 एलिमेंट्स हैं, और आप एक एक एलिमेंट को पकड़ पकड़ के पढ़ोगे तो कितना प्रॉब्लम होगा आपको, है ना। पहले एक एलिमेंट को पढ़ो, कैसे उसकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, कैसे बॉन्ड बनाता है, कितनी वैलेंसी होती है, ऐसे करके फिर दूसरा पढ़ो, फिर तीसरा, ऐसे 50-60 ऐसे एलिमेंट्स आप पढ़ोगे तो वो पढ़ना कितना टफ हो जाएगा, उनके बारे में रिसर्च करना कितना टफ हो जाएगा। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग वैज्ञानिक आए, और उन्होंने कहा कि इन एलिमेंट्स के ऊपर पढ़ाई करना, इनके ऊपर रिसर्च करना आसान हो जाए। हम इन एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करें कि कुछ ग्रुप और कुछ पीरियड बन जाए, कुछ समूह और कुछ आवर्त बन जाए। तो हम किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप का नाम लेंगे ना, ग्रुप का मतलब उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, 5, 6, 7, वो मैटर करता है आगे कौन सा ग्रुप है। तो अगर हमने उस ग्रुप के बारे में कोई एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करी, मान लो कोई एक अपन ने एक लाइन बोली कि इस ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, इनकी वैलेंसी +2 होती है, तो वो उस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स पे लागू होगा वो सेंटेंस। तो पढ़ाई करना कितना आसान हो जाएगा ना। तो बच्चा इन एलिमेंट्स पे रिसर्च करना, इनके बारे में पढ़ना और पढ़ाना आसान हो जाए, इसीलिए क्या बनाया गया, इसीलिए पीरियोडिक टेबल बनाया गया। अदरवाइज पीरियोडिक टेबल क्यों बनाया जाता। तो आपको समझ में आ गया, पीरियोडिक टेबल का मतलब होता है अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए टेबल। हमने 118 एलिमेंट्स को, 118 तत्वों को एक टेबल में अरेंज कर दिया। क्यों करा, उसके पीछे का रीजन क्या है, उन पे पढ़ाई करना, उस पे पढ़ाना और उस पे रिसर्च करना आसान हो जाए। थोड़ा सा टफ चीजें होती है एक एक एलिमेंट को पढ़ना, और क्या पता फ्यूचर में ये संख्या 120 हो जाए एलिमेंट्स की, तो ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते जाएंगे, हम कितने पढ़ते जाएंगे। तो बच्चा इसका मेन मोटिव पीरियोडिक टेबल बनाने का यही था कि एलिमेंट्स पे रिसर्च करना आसान हो जाए। अभी तक पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट इज हाइड्रोजन एंड लास्ट इज ऑर्गेनिजन। ठीक है, यहां से ऐसे काउंट, ऐसे देखते हैं अपन पीरियोडिक टेबल को, अब सब पढ़ाएंगे आपको धीरे धीरे। ये फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट इज हाइड्रोजन, एंड दिस इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, OG। आप कहोगे ये UUO क्या है, ये नए थे ना तो इनके नाम नहीं रखे गए, तो ये पुरानी फोटो है, गूगल से ली थी। इस वाली में होगा, एक और भी तो लाई हूं मैं, ये रहा, देखो, ये फर्स्ट हाइड्रोजन और लास्ट इज ऑर्गेनिजन 118 पे। तो 118 एलिमेंट है जिनको इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अब मैंने कहा ना इतना आसान नहीं था, हमें तो 2 मिनट लगी ये बात पढ़ने में, लेकिन इसके पीछे का इतिहास है, और इतिहास कैसे बनी पीरियोडिक टेबल, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए फर्स्ट एफर्ट किसने लगाया था, अगर कोई आपसे पूछ ले प्रथम प्रयास किसने किया था, फर्स्ट एफर्ट किसने लगाया था, वो थे आपके महान साइंटिस्ट। 1817 से लेकर उन्होंने 1829 तक काम किया। अब आप खुद सोचो बच्चों कि इतना लंबे जर्नी के लिए इन्होंने काम किया, समझ रहे हो आप। 1817 से लेकर 1829 तक अपना पूरा जीवन ही किसको सौंप दिया, पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए सौंप दिया। और उन महान साइंटिस्ट का नाम है डोबेराइनर। क्या नाम है, तो लिख दीजिए, पहला जो एफर्ट लगाया था पीरियोडिक टेबल बनाने का, वो लगाया था डोबेराइनर ने। डोबेराइनर जी ने फर्स्ट एफर्ट लगाया। इन्होंने कहा कि मैं आपको पीरियोडिक टेबल बना के देता हूं, मैं एक टेबल बना के देता हूं बढ़िया सी, है ना। उस टेबल में मैं एलिमेंट्स को इस तरीके से रखूंगा, कैसे कैसे रखूंगा वो अभी हम बताएंगे, ठीक है। चलो, अरे रुक जाओ यार, पीरियड किसने बनाया, अभी से आ गए क्या आप, सब पढ़ाऊंगी मैं, रुक तो जाओ। नहीं मिलेंगे बेटा केमिस्ट्री के नोट्स, अभिषेक मैसेज करने से कुछ नहीं होगा, केमिस्ट्री के नोट्स बनाने ही पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो 1817 से 1829 का समय था। डोबेराइनर जी नाम के एक साइंटिस्ट थे, जो कहाँ के, ऐसा माना गया है कि ये जर्मन साइंटिस्ट थे एक, तो जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया बच्चा, इन्होंने कहा कि मैं आपको एक टेबल बना के देता हूं। कैसे टेबल बनाई, तो इन्होंने दिया था बच्चा लॉ ऑफ ट्रायड्स।
इन्होंने दिया था लॉ ऑफ ट्रायड्स। तो आपके एग्जाम का क्वेश्चन क्या बना कि तत्वों का त्रिक सिद्धांत किसने दिया। आपसे पूछ ले लॉ ऑफ ट्रायड्स किसने दिया था, तो आपका आंसर होगा डोबेराइनर ने। या हम बोलते हैं ट्रायड्स को ट्रिपलेट। अच्छा, ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? डबल का मतलब 2, तो ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? 3 होता है भाई। डबल का मतलब 2, तो ट्रिपलेट का मतलब कितना हो गया? 3। इसका मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, 3 तत्वों का ग्रुप बनाया। और कैसे बनाया वो सुनो। पहला क्वेश्चन देखो, वनडे एग्जाम के लिए क्वेश्चन आपका यही बना कि डोबेराइनर जी ने फर्स्ट एफर्ट लगाया, कौन सा ट्रायड दिया? लॉ ऑफ ट्रायड दिया, तर्क सिद्धांत दिया। अब क्या कहता है ये लॉ ऑफ ट्रायड, वो सुनो। डोबेराइनर जी ने कहा कि मैं 3 एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करूंगा और एक टेबल बना के दूंगा कि जब कभी भी आप इन तीनों एलिमेंट्स के, ट्रिपलेट का मतलब होता है, ट्रायड का मतलब होता है 3, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक ए नाम का एलिमेंट है, एक बी नाम का एलिमेंट है, एक सी नाम का एलिमेंट है, ठीक है। अपन बाद में पढ़ेंगे कौन सा एलिमेंट है, अभी ए बी सी से। तो इसका भी कुछ एटॉमिक मास होगा जिसको एम से लिख दिया, इसका भी कुछ एटॉमिक मास होगा जिसको एम से बीएम से लिख दिया, इसको भी सीएम से लिख दिया। अब मैं ये नहीं पढ़ाने वाली एटॉमिक मास क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, बार बार थोड़ी ना पढ़ाऊंगे, पढ़ा दिया ना 5 क्लास में। तो इन्होंने कहा मैंने 3 एलिमेंट के ग्रुप बना दिए और इनको मैंने ऐसे अरेंज किया है कि जब कभी भी आप मेरे ट्रिपलेट में से, मेरे स्ट्राइड में से बीच वाले का एटॉमिक मास निकालोगे, यहां से बीएम इसका एटॉमिक मास निकालोगे, तो बाकी 2 का एवरेज कर दोगे। बाकी 2 का एवरेज का मतलब समझ में आ रहा है? इन दोनों का प्लस कर दोगे और किससे डिवाइड कर दोगे? 2 से डिवाइड कर दोगे, तो इस बीच वाले का एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा। तो मैं ऐसे ट्राइड बना लेता हूं और ऐसे 3 का ग्रुप रख देता हूं और इसी को हम टेबल बोलेंगे, इसी को हम पीरियोडिक टेबल बोलेंगे। ऐसा किसने कहा? ऐसा डोबेराइनर जी ने कहा। फिर से सुन लो, क्या कहा कि यहाँ पे 3 एलिमेंट मैंने इस तरीके से सजाए हैं, इस तरीके से रखे हैं कि बीच वाले एलिमेंट का जब भी आप एटॉमिक मास निकालोगे तो फर्स्ट और थर्ड का एवरेज कर दोगे, पहले और तीसरे तत्व का क्या कर दोगे? औसत कर दोगे, तो इसका एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा। लोगों ने कहा चलो एग्जाम्पल दो, लोगों ने कहा कि एग्जाम्पल दो, तो इन्होंने ट्राइड बना के दिए लोगों को। तो जो पहला ट्राइड बनाया, अच्छा यहां लिख दे रही हो, ठीक है, इधर से अपना बोर्ड खाली कर लेते हैं थोड़ा सा। इन्होंने जो फर्स्ट ट्राइड बनाया था, बस ये एग्जाम के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, ध्यान से सुनना। जो पहला ट्राइड बनाया, वो ट्राइड किस किस का बनाया था? आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा। तो पहला बनाया था इन्होंने लिथियम, लिथियम का सिंबल Li होता है, सोडियम का सिंबल Na होता है, पोटेशियम का K होता है, पढ़ा चुकी हूं। पहला ट्राइड बनाया था लिथियम सोडियम पोटेशियम मेटल का। अब इनको इस तरीके से ट्राइड में, ट्रिपलेट में बना के रख दिया और कहा अब आप निकाल लो यहां से सोडियम का एटॉमिक मास, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान निकाल लो, तो लिथियम और पोटेशियम का एवरेज हो जाएगा। तो लिथियम प्लस पोटेशियम का जोड़ दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब आप कहोगे मैम हमें इनके एटॉमिक मास कैसे याद होंगे? तो भाई मैम ने याद करवा रखे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में करवाए थे कि नहीं करवाए थे, है ना। तो सुनो यहां से सोडियम का कैसे निकलेगा। लिथियम को बहुत अच्छे से बताया था, 7 होता है, पोटेशियम का 39 होता है। दोनों को जोड़ोगे तो यहां से उसको फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 23 आ जाएगा। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। शायद आपने पढ़ा होगा कि हम सोडियम को Na1123 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये तो बात, लोग सरप्राइज हो गए, लोग ने कहा अरे वाह बहुत ही बढ़िया है। पहली बार देख रहे हो तो नहीं आएगा समझ में, कुशल बेटा पहले की क्लास करके आओ। लोगों ने कहा वाह क्या रिसर्च की है, क्या बढ़िया रिसर्च किया है ना। तो इनका ये फर्स्ट ट्रायड था, एग्जाम में क्वेश्चन आता है डोबेराइनर जी का जो फर्स्ट ट्रायड था उसमें कौन कौन सी मेटल ली गई थी, उनमें कौन कौन से धातु या कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से तत्वों को काम में लिया गया था। तो आप बताओगे लिथियम सोडियम पोटेशियम, और ऐसे ही याद करना है। अब आपने पहले सोडियम कर दिया, एग्जामिनर तो ऐसे डाल देगा पहले सोडियम फिर लिथियम फिर पोटेशियम, फिर आप गलत कराओगे, ठीक है, क्योंकि आपको एवरेज निकालना है ना। और ये ट्रायल तो सक्सेसफुल हो गया। तो ये 100% सक्सेसफुल ट्रायल था।
पहला ट्राइड 100% सक्सेसफुल था, याद रखिएगा। अब बड़े खुश हो गए डॉबेरा एनर्जी, इन्होंने कहा चलो मैं एक दूसरा और बताता हूं आपको। दूसरा ट्राइड दिया इन्होंने, कौन कौन सा? कैल्शियम। कैल्शियम, चलो मैं फुल फॉर्म लिखे फिर, क्योंकि आज तक आप लोगों को तभी वो याद नहीं हुए होंगे ना एलिमेंट्स। दूसरा इन्होंने दिया कैल्शियम प्लस स्ट्रोंसियम, प्लस मत लिखो यार, स्ट्रोंसियम। अब स्ट्रोंसियम क्या होता है आगे पढ़ेंगे। स्ट्रोंसियम का सिंबल होता है SR। और तीसरा बेरियम, बेरियम का सिंबल BA होता है। ठीक है, अभी आपको सिंबल नहीं पता है तो मैं फुल फॉर्म लिख देती हूं। तो दूसरा ट्राइड बनाया इन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंसियम एंड बेरियम का। अगेन वही, इन्होंने कहा स्ट्रोंसियम का निकाल लो, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? इन दोनों का प्लस हो जाएगा, कैल्शियम का और बेरियम का, और डिवाइड कर दोगे 2 से, तो यहां से स्ट्रोंसियम का एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा। किसने कहा? डॉबेरा एनर्जी ने। ये 100% सक्सेसफुल नहीं था, ये फंडा 99% तक सक्सेसफुल था। जरा देखो कैसे। आइए यहां पे, ये थे इनके 3 ट्राइड, देख रहे हो आप? 3 देख रहे हो ट्राइड? ये वाला 100% सक्सेसफुल ट्राइड था लिथियम सोडियम पोटेशियम का, निकल के आ गया पोटेशियम का, सॉरी सोडियम का 23 हो गया। दूसरा बनाया कैल्शियम स्ट्रोंसियम बेरियम का, और जब कैल्शियम का 40 होता है, मैंने याद करवाया था, बेरियम का 137 होता है। जब आपने 40 और 137 को प्लस करके 2 से भाग दिया तो 88.5 आया। कितना आया? 88.5, जबकि स्ट्रोंसियम का होता 88 है। यहां से जब इन दोनों का आपने पुट किया तो स्ट्रोंसियम का 88.5 आया। कितना आया? 88.5 आया, जबकि इस स्ट्रोंसियम का होता कितना है? 88.5 का डिफरेंस आ गया। केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, जब एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं तो हम 88.5 ना लेके 88 से भी निकाल लेते हैं, वो भी आंसर सही हो जाता है IIT तक के एग्जाम में। तो हमने कह दिया इनको कि ठीक है भाई, ये भी आपका सक्सेसफुल है, लेकिन 100% सक्सेसफुल नहीं है। जैसे ये था, ये सक्सेसफुल, ये 99% तक हमने आपको सक्सेसफुल मान लिया, फिर भी हार नहीं मानी। अब इन्होंने तीसरा ट्राइड बनाया क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का, यहां ये फेल हो गए। तो तीसरा ट्राइड लिखो, ये तीनों याद रखने हैं आपको, ठीक है ना, मैं ऐसे ही नहीं लिखवा रही हूं। तीसरा बनाया कैल्शियम, कहां गया यार, एक मिनट, बोर्ड काम नहीं कर रहा है। तीसरा बनाया क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का, ठीक है। तो 3 नंबर पे लिखो, जो तीसरा ट्राइड बनाया था वो बनाया था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का। क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन आगे पढ़ाएंगे आपको, ये हैलोजन एलिमेंट होते हैं। क्लोरीन का सिंबल Cl होता है, ब्रोमीन का Br, देखो ये Ba है, एग्जामिनर कंफ्यूज करके यहाँ बेरियम डाल दे, यहाँ ब्रोमीन डाल देगा, यहाँ बेरियम कर देगा, तो आप गलत कराओगे ना फिर। ये आयोडीन, और कहा कि यहां से आप किसका निकाल लो? ब्रोमीन का निकाल लो। तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा आपको? प्लस करके और 2 करना पड़ेगा। लेकिन जब इन दोनों का प्लस करके 2 करा तो यहां से आया बच्चा 81.25, 81.25, 81.25 आया, जबकि ब्रोमीन का होता 80 है। अब बताओ 1.25 का डिफरेंस आ गया, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया ना, इसलिए इनका ये ट्राइड हो गया फेल, और डॉबेरा एनर्जी भी फेल हो गए पीरियोडिक टेबल बनाने में। क्या हो गया? ये फेल्ड वाला ट्राइड हो गया बच्चा। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ ट्राइड्स किसने दिया था, या लॉ ऑफ ट्रिपलेट किसने दिया था, तत्वों का त्रिक सिद्धांत किसने दिया? डोबेराइनर ने। कितने कितने एलिमेंट को रखा? 3 एलिमेंट को, और क्या कहा? बीच वाले का एटॉमिक मास निकालोगे तो बाकी 2 को क्या कर दोगे? प्लस करके आप उसका एवरेज, मतलब एवरेज निकाल लोगे तो आ जाएगा। अब आपसे पूछेगा कि टोटल कितने ट्राइड बनाए थे इन्होंने, तो बच्चों 4 ट्राइड बनाए थे, हमने 3 ही पढ़े हैं अभी, ठीक है। आपको 3 ही याद रखने, ये नहीं आता है, चौथा बहुत ही कम आता है वनडे एग्जाम में, ठीक है। सुनो जरा, इन्होंने कितने? 4 ट्राइड बनाए थे, जिसमें से पहला ट्राइड 100% सक्सेसफुल था, दूसरा 99% तक सक्सेसफुल था, और ये 2 टोटली फेल्ड थे।
ये दो टोटली फेल्ड थे। तो बच्चा एग्जाम के क्वेश्चन बनेंगे, कितने ट्राइड बनाए गए, कौन कौन से सक्सेस थे, कौन कौन से अनसक्सेसफुल थे। तो आपको बताना है बच्चा कितने। तो पहला लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला बहुत फेमस है क्योंकि ये सक्सेसफुल था, इसलिए ये आ जाता है एग्जाम में। कैल्शियम स्ट्रोंसियम बेरियम को भी हम एक हद तक सक्सेसफुल मान लेते हैं, तो ये दो सक्सेसफुल थे और ये एग्जाम में आ जाते हैं। फिर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाला फेल हो गया। ऐसे ही एक था सल्फर सेलेनियम टेलुरियम, यहां से सल्फर सेलेनियम टेलुरियम, ये दोनों फेल हो गए। तो जरा आप कॉपी में नोट डाउन कर लो, 2 मिनट का टाइम देती हूँ, चारों नोट डाउन कर लो। हालांकि मैं ये पीपीटी भी आपका डलवा दूंगी बैच में ना। अखिलेश अब ये कोई बात बोलने की है क्या? तुम भी यार अखिलेश बार बार एक कमेंट करो, आज ही बैच लिया है मैम, पीछे की वीडियो देखे ना देखे। भाई पीछे की नहीं देखोगे तो कैसे काम चलेगा? मैं बोल तो रही हूँ, पीछे की 5 क्लास नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा ये चैप्टर, इसलिए पहले वो चैप्टर करवाया था। ठीक है, पहले देख के आओ। अनुराग अखिलेश तुम लोग अभी इसमें एडमिशन बंद नहीं हुए कि इस बैच में? हाँ, मैं एडमिशन क्लोज करवाती हूँ, अब लेट हो गया ये बैच आप लोगों के लिए, अब नहीं समझ में आएगा। अब नया बैच ज्वाइन करना चाहिए था आपको बेटा। और अगर आप चाहते हो हमारे साथ आना तो एक काम करो, 5 क्लास हुई वो देख के फिर आ जाओ ना। ठीक है, तो 2 सक्सेसफुल थे, 2 एकदम हम उसको सक्सेसफुल की कैटेगरी में डाल देते हैं और 2 फेल में। तो डॉबेरा एनर्जी यहाँ क्या हो गए बच्चा? फेल हो गए। तो डॉबेरा एनर्जी का एफर्ट क्या हो गया? खत्म हो गया पीरियोडिक टेबल बनाने का। चले, अब डॉबेरा एनर्जी के बाद आए आपके दूसरे साइंटिस्ट। 1865 तक का टाइम आ चुका था बच्चा, समय हो गया था 1865 का। और 1865 में एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम भी नया नया सा है, न्यूलैंड। न्यूलैंड साइंटिस्ट आए, इन्होंने कहा मैं बनाऊंगा पीरियोडिक टेबल, मैं बनाऊंगा, तुम सब हट जाओ पीछे से। ठीक है, तो न्यूलैंड जी थे ब्रिटिश, मतलब एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। हालांकि एग्जाम में नहीं आता है किसी भी, लेकिन फिर भी याद रखना वो जर्मन थे साइंटिस्ट, ये क्या थे? ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा कि मैं बनाऊंगा पीरियोडिक टेबल, और कैसे बनाऊंगा? तो ऐसा कहा जाता है, एक बार ये ध्वनि के सुर सुन रहे थे। ध्वनि के सुर कौन कौन से होते हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, फिर सा वापस रिपीट हो जाता है। यही होते हैं ना स्वर, संगीत क्या ध्वनि के, जिसके भी आप बोलते हो। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जैसे ये आपके सुर होते हैं सारे गामा पाधा निसा, ये सुन रहे थे एक बार ये, तो इनके दिमाग में एक चीज आई। साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट लोगों का दिमाग तो होता ही खुरापाती है, हमारे जैसा थोड़ी होता है। तो इन्होंने कहा क्यों ना मैं एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करूं कि ये जो पहला सा है, ये देखो ना 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4, ये 5, ये 6, 7, और फिर 8वें नंबर पे फिर से रिपीट हो रहा है। फिर वापस सारे गामा पाधा नीसा, फिर ऐसे वापस सारे गामा पाधा नीसा, ऐसे ऐसे चलता रहते हैं ना, ये सुर चलते रहते हैं। तो इनके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करूं कि जो पहला एलिमेंट है उसके जो प्रॉपर्टीज हैं, उसके जो गुण हैं, वही गुण वापस आके रिपीट होए 8वें नंबर पे। फिर यहां से 8 वापस काउंट करो तो यहां, तो ऐसे करके इस तरीके से देखो ये एलिमेंट्स ऐसे अरेंज हो जाएंगे और इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो रासायनिक गुण है, वो एक जैसे हैं। उन्होंने कहा कि भाई जैसे ये संगीत के सुर होते हैं आपके साथ और ये वापस 8वें पे रिपीट होने लग जाते हैं, ठीक है, फिर मैं अगर एलिमेंट्स को रख लूं और एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज कर दूं कि यहां पे पहला एलिमेंट है और यहां पे 8वां ऐसा एलिमेंट रखूं जो पहले के सिमिलर हो, पहले के जैसा हो। अब केमिस्ट्री में 100% कुछ नहीं होता है, याद रखिएगा, केमिस्ट्री में 100% कुछ नहीं होता है, लगभग पहला और 8वां एक जैसा हो, है ना। फिर यहां से दूसरे से 8 काउंट करोगे तो 9 नंबर पे आ जाएगा। तो ये 2 एलिमेंट एक जैसे हो, लगभग इनके गुण एक जैसे हो। तो अगर आपने इसका पढ़ लिया तो इसके नीचे वालों के गुण लगभग एक जैसे होंगे, तो पढ़ाई करना आसान हो जाएगा ना। सिर्फ एक के बारे में पढ़ो, बाकी सब वैसे ही है। तो मैं इस तरीके से पीरियड टेबल बनाऊंगा क्योंकि पहला एलिमेंट 8वें पे वापस रिपीट कर रहा था। तो इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया उसको बोलते हैं लॉ ऑफ
ऑक्टेव। तो लिखो न्यूलैंड जी ने कौन सा सिद्धांत दिया था, कौन सा प्रिंसिपल दिया था, तो इन्होंने दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब होता है 8, हिंदी में बोलते हैं अष्टक सिद्धांत। इन्होंने अष्टक सिद्धांत दिया। और एक बात बताऊं आपको, जब तक ये आए थे न्यूलैंड जी, तब तक टोटल नॉन एलिमेंट्स की संख्या कितनी हो गई थी? टोटल नॉन मतलब तब तक कितने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी? 1865 तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी, यानी कि इनको 56 एलिमेंट्स को अरेंज करना था। मगर आज कितने, आज 118 है, लेकिन 1865 तक सिर्फ 56 ही एलिमेंट थे, 56 थे, यानी कि कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी जब ये पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश कर रहे थे। तब ये एग्जाम का क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इनको कितने एलिमेंट्स को अरेंज करना था। आप बताओगे बच्चा 56, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यानी कि इन्होंने जब पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की तो उसमें प्रथम तत्व हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन जिसका सिंबल H है, आज भी हाइड्रोजन है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और लास्ट जो एलिमेंट था इनके पास इन 56 में, एक नंबर पे हाइड्रोजन, तो 56 पे इनकी पीरियोडिक टेबल में जो इन्होंने बनाने की कोशिश की थी, दैट वाज थोरियम। थोरियम, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि कितने टोटल के एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। पहला कौन सा था, हाइड्रोजन, और लास्ट कौन सा था, थोरियम। सिद्धांत दिया, उसको लॉ ऑफ ऑक्टेव कहते हैं। लेकिन ये फेल हो गए थे। ये फेल किसके बाद, याद रखिएगा, इनका सिद्धांत कैल्शियम के बाद फेल हो गया था। कैल्शियम के बाद ये फेल हो गए थे, बस यही तक, कैल्शियम से पहले पहले तक इनका सही था। अब कैसे बनाया, तो ये रहे आपके डॉबेराइनर। डॉबेराइनर जी नहीं, न्यूलैंड की बात करेंगे हम। कहां गया पीरियोडिक टेबल, ये रहे, ये दिख रहे, ये है JAR न्यूलैंड इन 1865, 1865 में न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स यानी कि 8 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, ठीक है। पहली बात तो याद रखना, इन्होंने जो एलिमेंट्स को रखा था ना, वो उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर रखा था। अब क्या मतलब हुआ एटॉमिक मास का, अब बार बार थोड़ी ना पढ़ाऊंगे एटॉमिक मास क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार बोलते हैं हम, एटॉमिक मास को बोलते हैं ना। इन्होंने एलिमेंट्स को जब रखा तो उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, कि यहाँ पे सबसे कम एटॉमिक मास वाला, यहाँ पे फिर थोड़ा ज्यादा, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर थोड़ा ज्यादा, यानी कि ऐसे जाओगे ना तो एटॉमिक मास आपको बढ़ता हुआ मिलेगा एलिमेंट्स का। ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया। अब देखो इन्होंने कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, और यहाँ पे आपका टेल्यूरियम, मैंगनीज, आयरन। तो आपको हमें तो सिंबल से याद नहीं होते, कोई बात नहीं, आगे आपको याद करवा देंगे। सुनो, ये 1 नंबर का एलिमेंट है, नंबरिंग करो, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का, ये 4 नंबर का, ये 5 नंबर का, ये 6 नंबर का, ये 7 नंबर का, ये 8 नंबर का, फिर ये 9 नंबर, फिर ये 10 नंबर, फिर ये 11 नंबर, ऐसे ऐसे रिपीट हो रहे थे। अब जरा ध्यान से सुन लो मेरी बात। सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ये जो पहला एलिमेंट है, इसकी जो केमिकल बिहेवियर है ना, वो वापस आके रिपीट होगा कौन से नंबर पे, 8वें नंबर पे। फिर यहां से 8 काउंट करोगे तो यहां पे वापस आके रिपीट होगा। यही तो ऑक्टेव था, ऑक्टेव का मतलब 8, 8 एलिमेंट का ग्रुप। तो इन्होंने कहा मैंने ऐसे एलिमेंट्स अरेंज कर दिए हैं कि जो पहले एलिमेंट का केमिकल बिहेवियर है, जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो उसके रासायनिक गुण है, वो वापस आके रिपीट होंगे 8वें पे। अब दूसरे से 8 काउंट करोगे तो यहां आएगा ना सोडियम, तीसरे से काउंट करोगे तो मैग्नीशियम पे आएगा 8, यहां से 8 काउंट करोगे तो यहां आएगा, यहां से 8 काउंट करोगे तो यहां आएगा, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा ठीक है भैया, लोगों ने मान लिया। तो इस तरीके से ऐसे 3-3 एलिमेंट्स का देखो आप ग्रुप बन गया ना। अब जो केमिकल बिहेवियर हाइड्रोजन का होगा
लगभग, मैंने कहा ना केमिस्ट्री में 100% कुछ नहीं होता, लगभग वही फ्लोरीन का और क्लोरीन का होगा। किसके हिसाब से? न्यूलैंड के हिसाब से। जो केमिकल बिहेवियर लिथियम का होगा वही लगभग सोडियम और पोटेशियम का होगा। जो केमिकल बिहेवियर इसका होगा वही इन दोनों का होगा, जो इसका होगा वही इन दोनों का होगा, जो इसका होगा वही इन दोनों का होगा। तो कितना आसान हो गया, एक का ही पढ़ लो, बाकी दो का याद थोड़ी करना है। और बताओ, पीरियोडिक टेबल बनाने का मेन उद्देश्य तो यही था ना। पीरियोडिक टेबल बनाने का मेन मोटिव क्या था? पढ़ाई करना आसान हो जाए। तो भाई आसान हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। लेकिन बच्चों, इनका ये सिद्धांत यहां आके फेल हो गया, टोटली फेल हो गए। ये कैल्शियम तक ही चल पाए ये, जबकि इनको चलना कहां तक था? थोरियम तक। कैल्शियम तो 20 नंबर पे आता है, पढ़ाया था मैंने, कैल्शियम तो 20 नंबर पे आता है, और इनके टोटल एलिमेंट्स थे 56। तो फेल हो गए ना ये भी पीरियोड टेबल बनाने में। लेकिन हमें तो पढ़ना पड़ेगा ना, फेल हो चाहे सक्सेस हो। इतना आसान थोड़ी था पीटी बनना, है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या आते हैं वो सुन लो आप। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था, और उस समय कितने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, पहला कौन सा था, लास्ट कौन सा था, कहां पे आके खत्म हो गया, कैल्शियम के बाद ये लागू ही नहीं था। कैसे? देखो मैं आपको बताती हूं कैसे। मैंने मान लिया हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन की प्रॉपर्टीज कुछ कुछ सेम होती है, आप भी आगे बोलोगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब। हाइड्रोजन की तुलना हम 17वें ग्रुप से करते हैं, 17वें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये आते हैं। ठीक है, तीनों को एक साथ रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के भी गुण मिलते हैं। आप जानते हैं सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों धातु हैं। ऑल थ्री आर मेटल्स। तो मेटल्स को एक साथ रख दिया। सोडियम, पोटेशियम बहुत सॉफ्ट होते हैं, चाकू से काट सकते हो। दोनों एक्सप्लोजिव होते हैं, इनफैक्ट तीनों ही एक्सप्लोजिव होते हैं। ये लिथियम कहां डलता है? बैटरीज में। बैटरी फट जाती है कभी कभी, लिथियम ज्यादा हो जाता तो, है ना। देखो तीनों के गुण एक से मिल रहे हैं ना, ठीक है मान लिया। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम भी एक हद तक मान लेते हैं हम, तीनों मिट्टी में मिलते हैं, और मतलब मिट्टी से मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, तीनों लगभग सेम है। और अब ये देखना आप, कार्बन एक नॉन मेटल होता है, एक अधातु होता है। सिलिकॉन एक मेटलोइड होता है, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, टेलुरियम उपधातु होता है। तो क्या इस कार्बन को आप सिलिकॉन के साथ, इसके इन दोनों के गुण एक जैसे होंगे? नहीं होंगे। तो आप इनको क्यों रख दिए यहाँ पे? फेल हो गए ना ये क्या हो गए? फेल हो गए बच्चा। नाइट्रोजन की तुलना देखो फास्फोरस से कर रखी। फास्फोरस तो एक्सप्लोजिव होता है, विस्फोटक होता है, जैसे नाइट्रोजन भी होता है, लेकिन नीचे देखो मैंगनीज, मैंगनीज नहीं होता। तो कैसे पढ़ लोगे आप एक साथ? समझ में आ गई मेरी बात? इसीलिए ये यही फेल हो गए। यहां तक दुनिया ने मान लिया कि हम मान लेंगे कि ठीक है, लगभग एक जैसे से आप बना बना के ऑक्टेव बना के रख रहे हो, लेकिन आगे आपके नहीं चल पाएगी। तो ये फेल हो गए कैल्शियम के बाद। तो बच्चा ये आपको पॉइंट याद रखने थे यहाँ पे कि कैसे फेल हो गए, बात खत्म। अब आए आपके महान साइंटिस्ट, कौन? मेंडलीव जी। अब आए, आपका समय आ चुका था 1869